हाय एवरीवन, विवेक गुरुजी चैनल में आपका स्वागत है। मैं विवेक सिंह। एंड व्हाट इंडिया विल नेवर ज्वाइन एनी अलायंस एज पर एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर। अच्छा, इस पूरे वीडियो में 40 स्लाइड हैं। 40 स्लाइड को डाउनलोड जरूर करना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ होगा। क्योंकि अभी लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले ये आप पिक्चर देख लीजिए। एक ट्विटर पे वीडियो आई, उसके बाद रिएक्शन हुआ। ये ज़रूरी भी है, डेमोक्रेसी है, ठीक है। तो जवाब अगर कोई क्वेश्चन पूछता है तो उसका आंसर देना भी ज़रूरी है। अब बात करते हैं, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले कुछ बातें कर लेते हैं। देखो, व्हाट इज़ माई ट्रूथ एंड व्हाट इज़ योर ट्रूथ, ठीक है। दिस नोन एज संवाद, इसको हम संवाद बोलते हैं। एंड संवाद टर्न इनटू विवाद, एंड दिस विवाद इज नोन एज दी ट्रूथ, नॉट ट्रूथ, दी ट्रूथ। अब देर इज अ 9 गेट्स ऑफ एवरी ह्यूमन बीइंग, कि हर एक ह्यूमन बीइंग के पास 9 गेट्स है। पिक्चर में क्लियरली दिखाई दे रहा है कि कौन कौन से गेट होते हैं। विद इन इनफाइनाइट मिथ्स लाइज एन एक्सटर्नल ट्रूथ हु सीज इट ऑल, कि इस पूरे संसार में इतने सारे सत्य हैं, ठीक है ना। एक्सटर्नल सत्य, नॉट द ट्रूथ, ट्रूथ। इतने सारे सत्य हैं, इतने सारे मिथ हैं, सबको कौन देखता है? क्वेश्चन मार्क। वरुणा हैज, जो वरुणा थे वो तो देखते थे, बट 1,000 eyes, लेकिन उनके पास तो 1000 आंखें थी। इंद्रा 100 eyes, जो इंद्र भगवान थे उनके पास तो 100 आंखें थी। यू एंड आई ओनली 2, हमारे और आपके पास तो केवल 2 ही आंखें हैं। तो कहने का मेरे मतलब क्या है कि डोंट बी ट्रीट जस्ट लाइक अ कॉमन मैन, मैंगो मैन, जस्ट थिंक इन डिप्लोमेसी। हम अब लेक्चर स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि क्या है लेक्चर। मैंने पहले ही बोल दिया, नॉट ट्रूथ, दी ट्रूथ, ठीक है। तो बस जैसे कि आपको पता है, इंडिया विल नेवर ज्वाइन एनी अलायंस सिस्टम इन द फ्यूचर टू, जस्ट एज इट नेवर डिड इन द पास्ट। कि एस जयशंकर का ये कहना है कि जैसा कि हमने पास्ट में तमाम तरीके के अलायंस किए, उस तरीके का कोई भी अलायंस जो है इंडिया किसी के साथ नहीं करेगा, ऐसा उन्होंने इंटरव्यू में बोला। अब देखो, हेडिंग बस इतनी लिखी है कि इंडिया विल नेवर ज्वाइन एनी अलायंस। अब फिर जब आप नीचे जाके पढ़ते तो वहां पे लिखा है कि इंडिया विल नेवर ज्वाइन एनी अलायंस सिस्टम इन द फ्यूचर टू, जस्ट एज इट नेवर डिड इन द पास्ट। जैसा कि पहले की सरकारों ने तमाम तरीके के अलायंस किए, उस तरीके का कोई अलायंस नहीं करेगी। मतलब अलायंस करेगी, लेकिन जैसा कि पास्ट में अलायंस हुआ उस तरीके का कोई अलायंस नहीं करेगी। दैट इज अ लिटरल मीनिंग ऑफ दैट हेडिंग। अब आगे बात करते हैं। ही इज ऑल्सो सेड दैट द ग्रोथ ऑफ चाइना इज द पास्ट मोर देन 3 decades was much more rapid than that of India, and that is gap between the two countries and certain implication। कि उनका कहना है या उनका खुद का मानना है कि चाइना ने लास्ट 3 दशकों में जिस तरीके से ग्रोथ किया है वो काबिल तारीफ है, ठीक है। और इंडिया ने उस तरीके से ग्रोथ नहीं किया है। और क्यों नहीं किया? क्योंकि उसके पीछे कुछ इम्प्लीकेशन थे। अब बात करते हैं, जयशंकर ऑल्सो कंसीड दैट देयर वॉज एन एलिमेंट ऑफ बायोपोलैरिटी बिटवीन द यूनाइटेड स्टेट्स एंड चाइना इन टूडे मल्टीलैटरल वर्ल्ड। कि आज की जो दुनिया है वो तो मल्टीलैटरल है, ठीक है, लेकिन इस मल्टीलैटरल वर्ल्ड में चाइना और यूनाइटेड स्टेट्स बायोपोलैरिटी का काम कर रहे हैं। अब बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। द एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर कमेंट्स कम इन द वेक ऑफ रिसर्जेंट सीनो इंडियन मिलिट्री टेंशन इन द पास्ट फ्यू मंथ्स एंड इंडिया इंक्रीजिंग प्रॉक्सिमिटी टू द यूनाइटेड स्टेट्स। अब ये जो लेक्चर है एस जयशंकर का, ये तब आता है कि जब जब जो है इंडिया और चाइना के बीच में मिलिट्री टेंशन बढ़ रहा है और जो हमारा प्रॉक्सिमिटी है यूनाइटेड स्टेट्स की तरफ क्या हो रहा है, ज़्यादा जा रहा है। अब फोकस करो कुछ बातों को, वो बातें क्या फोकस करनी है वो समझो, ठीक है। कि टू रिवाइवल पावर कैन नॉट रिमेन इन इक्विलिब्रियम इनडेफिनेटली। कि अगर दो रिवाइवली पावर है, जैसे कहते हैं ना कि एक मयान में 2 तलवार नहीं रह सकती, तो वही बात यहाँ पे लिखी है, अंग्रेजी में लिखी है कि टू रिवाइवल पावर कैन नॉट रिमेन इन इक्विलिब्रियम इनडेफिनेटली। कि अगर 2 पावरफुल लोग हैं तो वो एक ही इक्विलिब्रियम में ज़्यादा समय तक नहीं रह सकते हैं। अच्छा,
वन हैज टू सरपास द अदर एंड देयरफॉर कन्फ्लिक्ट इज इनविटेबल इन अ बाइपोलर वर्ल्ड। कि जब एक बंदा किसी दूसरे को सरपास करना चाहता है तो इट ऑटोमेटिकली कन्वर्ट इनटू कन्फ्लिक्ट इन दिस बाइपोलर वर्ल्ड। तो अपने बायोपोलर वर्ल्ड में अपने आप ये कन्फ्लिक्ट को क्या करता है, जन्म देता है। बाइपोलैरिटी का मतलब क्या होता है? बाइपोलैरिटी कैन बी डिफाइंड एज अ सिस्टम ऑफ वर्ल्ड ऑर्डर। याद रखना, बाइपोलैरिटी इज अ वर्ड विच मीन्स वर्ल्ड ऑर्डर इन विच द मेजॉरिटी ऑफ ग्लोबल इकोनॉमिक, मिलिट्री एंड कल्चरल इन्फ्लुएंस इज हिल्ड बिटवीन टू स्टेट। कि जिसमें मिलिट्री से लेके, इकोनॉमिक से लेके, कल्चर, सारी उन दो स्टेट्स को क्या करता है, इन्फ्लुएंस करता है और वर्ल्ड ऑर्डर को क्या करता है, चेंज करता है। जैसा कि मैं शुरू से कहते आया हूँ कि इस एपिडेमिक ने इस पूरी दुनिया के जो है इकोनॉमिक ग्रेविटी को शिफ्ट कर रही है। द क्लासिकल केस ऑफ बायोपोलर वर्ल्ड इज दैट ऑफ द कोल्ड वॉर बिटवीन द यूनाइटेड स्टेट्स एंड सोवियत यूनियन। कभी जो है सोवियत यूनियन और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के बीच में जब कोल्ड वॉर हुआ तो उसने इस बायोपोलर सिस्टम, इस पूरे वर्ल्ड ऑर्डर को चेंज किया। अब जो है इस जगह पे नो डाउटली आप ये कह सकते हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स और चाइना, अब इन दोनों के बीच में जो है बाइपोलर वॉर हो रहा है। और वो बाइपोलर वॉर जो है ये इस पूरे वर्ल्ड ऑर्डर को क्या कर रहा है, शिफ्ट कर रहा है। इस वर्ल्ड ऑर्डर में हम इकोनॉमी की भी बात करेंगे, मिलिट्री की भी बात करेंगे और कल्चरल इन्फ्लुएंस की भी बात करेंगे। अच्छा, ऑन द इकोनॉमिक फ्रंट, ये मेरा बहुत फेवरेट टॉपिक है क्योंकि जब कभी भी इकोनॉमिक फ्रंट की बात आती है तो मेरा दिमाग अपने आप खुल जाता है। तो ऑन द इकोनॉमिक फ्रंट, द एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर सेड दैट द वर्ल्ड इज heading for a protectionist global economy and that the coronavirus pandemic would accelerate दिस ट्रेंड। कि आपको पता है कि इस समय जो पूरा वर्ल्ड है वो एक तरीके से, जैसा कि एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर कह रहे हैं, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर ये कह रहे हैं कि इस समय जो वर्ल्ड है वो प्रोटेक्शनिस्ट ग्लोबल इकोनॉमी की तरफ क्या कर रहा है, काम कर रहा है। और इस प्रोटेक्शनिस्ट ग्लोबल इकोनॉमी को एक्सेलरेट जो है वो कौन कर रहा है सबसे ज़्यादा, ये एपिडेमिक। अच्छा, ऑन द इशू ऑफ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, जयशंकर इंडिकेट दैट एटलीस्ट सम ऑफ FTA लिंक्ड बाय इंडिया इन पास्ट हैव नॉट सर्व एज अस इंडिया वेल। कि हाँ ठीक है, हमने बहुत सारे जो है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो है अलग अलग कंट्रियों के साथ किए, लेकिन उसने उस तरीके का रिजल्ट नहीं दिया जिस तरीके का उसको रिजल्ट देना चाहिए। अब हम पूरी बात पे आएंगे कि ऑन चाइना के इशू पे साफ साफ शब्दों में एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर का कहना है कि उसने पास्ट फ्यू ईयर्स में बहुत ज़्यादा ग्रोथ किया है और बहुत ज़्यादा ग्रोथ किया है इंडिया के मुकाबले। और उन्होंने ये बताया कि ही पॉइंटेड आउट 32 years ago in 1988 when the Prime Minister Rajiv Gandhi had made a visit in China, the size of the two economy was roughly the same, indicate just how fast then Chinese economy had grown since then। कि उनका ये कहना है कि 1988 में राजीव गांधी जो है वो चाइना के विजिट पे गए थे, और जब वो चाइना की विजिट पे गए थे तो इंडिया और चाइना की इकोनॉमी लमसम जो थी बराबर थी, लेकिन वो इतना आगे कैसे निकल गया और हम आगे कैसे नहीं निकले। मतलब इनडायरेक्टली उनका ये कहना है कि जो इसके पहले के मिनिस्टर थे, मतलब प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने अपनी पॉलिसी ढंग से नहीं बनाई। अब हम इसी पे आते हैं, कहीं नहीं जाना है आपको, नहीं कहीं कोई किताब आपको नहीं पढ़नी है। हम आपको थोड़ा सा इकोनॉमिक हिस्ट्री की तरफ सैर कराते हैं। और इकोनॉमिक हिस्ट्री मैं आपको फैक्ट भी दे देता हूँ। चैप्टर 3 एवोल्यूशन ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, रमेश सिंह, यूपीएससी की यह बहुत ही फेमस बुक है इंडियन इकोनॉमी की। और वहाँ के चैप्टर नंबर 3 में जाइए। अगर आप चैप्टर नंबर 3 में जाते हैं तो आपको अपने आप क्लियर हो जाएगा कि क्या व्हाट इज़ द ट्रुथ, कि सही क्या है। ठीक है, कि जो आज के मिनिस्टर बोल रहे हैं वो सही है, कि जो है इसके पहले वाला मिनिस्टर सही था, चाइना इतना ग्रोथ क्यों कर गया। तो इस सब का आंसर केवल इसी बुक में आपको मिल जाएगा। बाय द वे, मैं चैप्टर 3 के, मैं पूरा चैप्टर तो यहाँ पे पढ़ा नहीं सकता क्योंकि आपने मेरा कोर्स भी ज्वाइन नहीं किया है, तो मैं इतना फ्री फंड वाला आदमी नहीं हूँ कि मैं आपको पढ़ाता रहूँ। लेकिन अब बात करते हैं, इकोनॉमी इज़ द मदर ऑफ एम्पायर। हमेशा ये बात याद रखना कि जो इकोनॉमी है वो किसी साम्राज्य का मदर होती है। सी द एग्जाम्पल, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द एंशियंट हिस्ट्री। अब एंशियंट हिस्ट्री की मैं यहीं पे बात करता हूँ तो ऋग वैदिक पीरियड इज क्लासिफाइड इनटू 2 पार्ट, जिसको आप वैदिक पीरियड कहते हैं। वैदिक पीरियड इज क्लासिफाइड इनटू 2 पार्ट, जिसको आप ऋग वैदिक पीरियड बोलते हैं, फिर बोलते हैं लेटर वैदिक पीरियड। ठीक है, लेटर वैदिक पीरियड के बाद क्या आता है, बुद्धा पीरियड, और बुद्धा पीरियड के बाद क्या आता है, मौर्यन एम्पायर। अब आप ये सोचो कि ये मौर्यन एम्पायर कैसे जन्मा।
क्योंकि वैदिक पीरियड में, चाहे ऋग वैदिक पीरियड की बात करो, चाहे लेटर वैदिक पीरियड की बात करो, वहाँ पे इकोनॉमी में किसी भी तरीके का सरप्लस नहीं था। लेकिन बुद्धा पीरियड जो 6th century BC था, उसमें क्या हुआ कि इकोनॉमी को सरप्लस मिला थ्रू एग्रीकल्चर, और जैसे ही इकोनॉमी आई वैसे ही बेटा पैदा हो गया। उस बेटे का नाम क्या था? मौर्यन एम्पायर। तो हमेशा याद रखना, इकोनॉमी इज द मदर ऑफ एम्पायर। तो उसी इकोनॉमी की बात करते हैं। अब हम थोड़ा अपने अपने हिस्ट्री की तरफ चलते हैं। मैं एक क्विक आउटलुक दे रहा हूँ। आपको भी पता है कि दादा भाई नेहरू जी, जिनको हम ग्रैंड ओल्ड मैन कहते हैं, और ग्रैंड ओल्ड मैन ने एक किताब लिखी, ड्रेन ऑफ वेल्थ, कि भाई हमारे ऊपर ब्रिटिशर्स का राज है और ब्रिटिशर्स ने सारा पैसा हमारे यहाँ से क्या कर रहे हैं? ड्रेन कर रहे हैं। चलो, अब ड्रेन हो गया, अब इंडिया आज़ाद हो गया, और नेहरू जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर साइन कर रहे हैं, अब इंडिया आज़ाद हो गया। तो जो भी पॉलिटिकल लीडर्स थे, जो भी इंडस्ट्रियलिस्ट थे, वो सारे अवेयर थे इकोनॉमिक इनहेरिटेंस को लेके, जब इंडिया आज़ाद हुआ, कि इकोनॉमी में हम क्या करें, क्योंकि इकोनॉमी इज़ द मदर ऑफ एम्पायर। अभी नया नया देश आज़ाद हुआ था, ठीक है। तो जब कभी भी हम ये बात करेंगे कि उस समय के जो पॉलिटिकल लीडर थे, जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे, वो सारे अवेयर थे, वो कॉन्शियस थे इकोनॉमिक इनहेरिटेंस को लेके अपने इंडिया की। अब ये डिबेट था कि भाई हम अपनी इकोनॉमी को कैसे चलाएं, ठीक है, हम अपनी इकोनॉमी को कैसे रन करें। सबसे बड़ा प्रश्न ये था उस समय, आज़ादी के समय, जिसको हम इकोनॉमिक्स में बोलते हैं प्राइम मूविंग फोर्स, या आप इसको शॉर्ट फॉर्म में कह सकते हैं PMF। प्राइम मूविंग फोर्स का मतलब ये होता है कि आप अपनी इकोनॉमी को बेसिकली किसके थ्रू इस एक्सेलरेट करेंगे, किसके थ्रू उसको पेस देंगे, एग्रीकल्चर के थ्रू या इंडस्ट्री के थ्रू। क्योंकि दो ही सेक्टर सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे पहला एग्रीकल्चर है और दूसरा क्या है? इंडस्ट्री है। और सर्विस सेक्टर तो बाद में आया, हम उन दोनों की ही बात करेंगे, एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री की, कि व्हाट आर द प्राइम मूविंग फोर्स हु रन आवर इकोनॉमी, कि हमारी इकोनॉमी को क्या रन करेगा। एवरी इकोनॉमी हैज़ टू गो फॉर इट्स डेवलपमेंट थ्रू द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इट्स नेचुरल एंड द ह्यूमन रिसोर्सेज। ऑलवेज रिमेंबर, किसी भी इकोनॉमी, कोई भी जो इकोनॉमी होती है, वो डेवलपमेंट की तरफ तभी जा सकती है जब वो अपने देश के ह्यूमन रिसोर्स और अपने देश के नेचुरल रिसोर्स का एक्सप्लॉयटेशन करती है। जब कभी भी वो अपने ह्यूमन रिसोर्स और क्या बोलते हैं नेचुरल रिसोर्स का एक्सप्लॉयटेशन करती है, तो उसी एक्सप्लॉयटेशन से उस देश में ग्रोथ और डेवलपमेंट होता है। फिर आते हैं, द पॉलिटिकल लीडर सेलेक्टेड इंडस्ट्री एज द लीडिंग फोर्स ऑफ द इकोनॉमी आफ्टर इंडिपेंडेंस। क्वेश्चन मार्क यहीं पे लग गया कि जो पॉलिटिकल लीडर्स थे, जब हमारा देश आज़ाद हुआ, तो उन्होंने एग्रीकल्चर को प्राइम मूविंग फोर्स नहीं रखा, उन्होंने इंडस्ट्री को प्राइम मूविंग फोर्स रखा। अब ये क्वेश्चन मार्क आता है कि उन्होंने इंडस्ट्री को प्राइम मूविंग फोर्स क्यों रखा? डिक्लेरेशन ऑफ इंडस्ट्री एज इट्स प्राइम मूविंग फोर्स, वाई? क्वेश्चन इज दैट एग्रीकल्चर क्यों नहीं रखा जाता? आज भी यहाँ का बच्चा बोलता है कि भारत एक कृषि प्रधान देश है, एग्रीकल्चर इज ए प्राइम मूविंग कंट्री, इंडिया इज ए प्राइम मूविंग कंट्री। आज भी हम ये बात बोलते हैं कि भारत एक जो है कृषि प्रधान देश है। और आज़ादी के बाद हमने इंडस्ट्री को क्यों डिक्लेयर किया कि इंडस्ट्री जो है हमारे देश के ग्रोथ को एक्सेलरेट करेगी? क्वेश्चन मार्क। ऑलमोस्ट नो प्रेजेंस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर। अब उस जमाने में किसी भी तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर नहीं था, क्योंकि इंडस्ट्री के लिए पावर की जरूरत है, इंडस्ट्री के लिए ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत है, इंडस्ट्री के लिए कम्युनिकेशन की जरूरत है। एंड वी डोंट हैव पावर, वी डोंट हैव ट्रांसपोर्टेशन एंड वी डोंट हैव कम्युनिकेशन। आफ्टर दैट वी अडॉप्टेड द इंडस्ट्री एज द प्राइम मूविंग फोर्स। एंड नेक्स्ट, negligent presence of the infrastructure industry, iron and steel, cement, coal, crude oil, oil refinery and electricity। कुछ भी नहीं था, इसका कोई भी प्रेजेंस नहीं था, ठीक है ना? आयरन, ना स्टील, ना सीमेंट, ना कोल, ना क्रूड ऑयल, ना ऑयल रिफाइनरी, ना इलेक्ट्रिसिटी। एंड आफ्टर दैट वी विल अडॉप्ट द इंडस्ट्री इज द प्राइम मूविंग फोर्स। व्हाई? क्वेश्चन मार्क। लैक ऑफ इन्वेस्टेबल कैपिटल आइदर बाय द गवर्नमेंट और द प्राइवेट सेक्टर। अभी तो तुम नए नए आज़ाद हुए हो, तुम्हारे पास जो है पैसा ही नहीं है, और बिना पैसा के हाउ यू रन योर इकोनॉमी? क्योंकि आपको भी पता है कि प्रोडक्शन इज अ वर्ड विच मीन्स हाउ इनपुट कन्वर्टेड इनटू आउटपुट। दिस इज कॉल्ड, इफ इनपुट कन्वर्टेड इनटू आउटपुट, दिस इज कॉल्ड प्रोडक्शन। और प्रोडक्शन बिना फैक्टर्स के हो नहीं सकता है, और फैक्टर में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है? कैपिटल, और वो भी नहीं है, ठीक है। इसके बाद भी हमने इंडस्ट्री को ही अपना जो है प्राइम मूविंग फोर्स क्यों डिसाइड किया? ऑन द अदर फ्रंट, रिपब्लिक चाइना जो 1949 में आज़ाद हुआ, आपको ही पता है हम 1947 में आज़ाद हुए और 1949 में चाइना आज़ाद हुआ। टेकिंग अ रियलिस्टिक इवेल्युएशन ऑफ इट्स रिसोर्सेज, उसने अपने रिसोर्स का रियलिस्टिक इवेल्युएशन किया
और उसने डिक्लेयर किया एग्रीकल्चर एज इट्स प्राइम मूविंग फोर्स। क्योंकि एस जयशंकर के इस लेक्चर के बाद हमें यह जानना जरूरी है कि इकोनॉमिक हिस्ट्री क्या है। विदाउट हिस्ट्री हम कभी भी प्रेजेंट की होलिस्टिक अप्रोच को नहीं समझ सकते हैं। तो हमेशा याद रखना कि 1949 में चाइना आज़ाद हुआ, 1947 में इंडिया आज़ाद हुआ, और जब 1949 में चाइना आज़ाद हुआ तो वो एक रियलिस्टिक इवैल्यूएशन करता है अपने रिसोर्स का, और एग्रीकल्चर को अपना प्राइम मूविंग फोर्स डिसाइड करता है फॉर द इकोनॉमी। और इसके बाद वो क्या सोचता है कि जब कभी भी एग्रीकल्चर से जो सरप्लस आएगा उस सरप्लस को हम इन्वेस्ट करेंगे प्री रिक्विजिट चीज़ों के साथ इंडस्ट्री में, ठीक है। और जैसे ही हम इंडस्ट्री में उसको इन्वेस्ट करेंगे हमारी इकोनॉमी रन करना स्टार्ट करेगी। और शायद यही एक रीज़न रहा कि चाइना जो है 1917 में अमेरिका की आंखों में गड़ गया, और अमेरिका ने शायद उसको इतना ऊपर ले जाने में उसकी मदद की, जैसा कि यह लाइन लिखी हुई है। अब ध्यान से सुनना कि एग्रीकल्चर से जो सरप्लस आएगा उस सरप्लस से इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए जो प्री रिक्विजिट की जरूरत पड़ेगी, जो एग्रीकल्चर से पैसा आएगा उससे जो पैसा आएगा उसको इंडस्ट्रियलाइजेशन की प्री रिक्विजिट में हम इन्वेस्ट करेंगे। और शायद यही एक वजह है कि चाइना 1970 में अमेरिका की आंखों में गड़ा। अब ध्यान से देखना, द इमरजेंस ऑफ इंडस्ट्रीज चाइना वॉज सो वाइब्रेंट that its impact was felt in the so-called highly developed and industrialized economy of the world। और आज जो है सोचो कि इस पूरे वर्ल्ड में आज जो है चाइना एक इंडस्ट्रियलिस्ट इकोनॉमी बन के उभर चुका है, ठीक है। वॉज द पॉलिटिकल लीडरशिप, अब क्वेश्चन मार्क हम फिर पुराने पे जाते हैं, वॉज द पॉलिटिकल लीडरशिप ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया नॉट एबल टू एनालाइज द रियलिटीज, कि क्या उस समय के जो पॉलिटिकल लीडर थे इंडिपेंडेंट इंडिया के, क्या वो रियलिटीज को एनालाइज करने में फेल हो गए। इज it possible that Pandit Nehru, his command could have missed the rational analysis of the Indian realities, a giant among the Asian visionary of the time। अब सोचो उस टाइम पे एशिया के एक क्या है एक विजनरी है, कौन, पंडित नेहरू, क्या वो फेल कर गए। और माओ भी उसी समय पे क्या कर रहा था, स्टिल इमर्ज इन इंटरनेशनल फ्रंट। और माओ जो है उस समय इंटरनेशनल फ्रंट पे खुद इमर्ज कर रहा था एज अ फाउंडिंग फादर ऑफ व्हाट, चाइना। तो अब ये क्वेश्चन मार्क पंडित नेहरू पे। तो वी शुड नॉट बी हैप्पी टू नो दैट, ध्यान से सुनना इस लाइन को, वी शुड नॉट बी हैप्पी टू नो दैट इवन टूडे दिस इज हाईली डिबेटेबल इशू अमंग द एक्सपर्ट। हम ये जान के खुश नहीं होंगे कि आज भी ये चीज़ जो है एक डिबेटेबल इशू है, और अभी भी डिबेटेबल इशू हो रहा है। दुनिया एपिडेमिक में परेशान है, एंड नाउ द एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एंड नाउ द प्राइम मिनिस्टर एंड एवरीवन आर ब्लेमिंग व्हाट, राजीव गांधी, इंदिरा गांधी एंड एनीवन, वही बात। अब ध्यान सुनते हैं, लुकिंग एट द रिसोर्स अवेलेबल, एग्रीकल्चर वुड हैव बीन द ऑब्वियस चॉइस ऑफ द प्राइम मूविंग फोर्स ऑफ द इकोनॉमी। अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आएगा, इंडस्ट्री जो है प्राइम मूविंग फोर्स नहीं होना चाहिए था उस टाइम पे, एग्रीकल्चर जो है वो प्राइम मूविंग फोर्स होना चाहिए था, क्यों? क्योंकि इंडिया एक कल्टिवेटेड लैंड है और ह्यूमन पावर भी हमारे पास है जो खेतों में काम कर सकती थी उस जमाने में, ठीक है। और उसको किसी स्किल की भी जरूरत नहीं पड़ती, इंडस्ट्री के लिए तो स्किल की जरूरत पड़ती। हम उस ह्यूमन पावर का, उस कल्टिवेटेड लैंड का, क्योंकि दुनिया में सबसे ज़्यादा फर्टाइल लैंड हमारा है, इसी को देखते देखते पूरा अरब से लेके पूरा यूरोप से लेके सब लोग यहाँ पे आ चुके थे। तो हमने क्यों नहीं एग्रीकल्चर को प्राइम मूविंग फोर्स डिसाइड किया? अब आपके दिमाग में क्वेश्चन मार्क आ गया होगा। बट एज इंडियन एग्रीकल्चर वॉज यूजिंग ट्रेडिशनल टूल एंड टेक्नोलॉजी, इट्स मॉडर्नाइजेशन एज वेल एज फ्यूचर मैकेनिज्म वुड हैव बीन ब्लॉक्ड ड्यू टू द लैक ऑफ इंडिजीनियस इंडस्ट्रियल सपोर्ट। क्योंकि उस समय हमारे पास इंडस्ट्री नहीं थी। तो जब हमारे पास इंडस्ट्री नहीं थी तो हम जो है ट्रेडिशनल टूल से ही एग्रीकल्चर कर सकते थे, कोई भी उसमें हम टेक्नोलॉजी नहीं यूज कर सकते थे। और अगर हम टेक्नोलॉजी वहाँ पर यूज करते तो हमें अपने ही फॉरेन रिजर्व से बाहर से, मतलब यूरोप और अमेरिका से एग्रीकल्चर टूल जो है वो खरीदना पड़ता, और उसके लिए हमारा फॉरेन रिजर्व जो है वो और ज़्यादा ख़त्म होता, और फिर से हमारी जो नेचुरल डिपेंडेंसी है वो फॉरेन कंट्रीज़ के ऊपर बढ़ जाती। दैट्स वाई बाई चूजिंग इंडस्ट्री एज द प्राइम मूविंग फोर्स, इसलिए जो है उस समय के लोगों ने एग्रीकल्चर को प्राइम मूविंग फोर्स डिसाइड नहीं किया। उन्होंने किसको डिसाइड किया? इंडस्ट्री को प्राइम मूविंग फोर्स डिसाइड किया। द डोमिनेंस आइडियोलॉजी अराउंड द वर्ल्ड
as well as in the World Bank and IMF was favor of industrialization as a means to faster growth which could be better translated into the faster development. उस समय की अगर हम बात करते हैं तो 1945 के बाद वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ बन चुका था और उस समय की जो डोमिनेंट आइडियोलॉजी थी वो इंडस्ट्रियलाइजेशन को फेवर कर रही थी कि वैसी कोई भी मेंबर कंट्री जो वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ की मेंबर कंट्री है तो अगर वो इंडस्ट्रियलाइजेशन कर रही है तो उन कंट्रियों का उसके प्रति फोकस ज़्यादा होता था और इंटरनेशनल बॉडी उन्हीं को सपोर्ट ज़्यादा करती थी जो इंडस्ट्रियलाइजेशन कर रहे हैं। बाकी जो एग्रीकल्चर का काम कर रहे थे, बेसिकली जो एग्रीकल्चर का काम कर रहे थे उनको हम बैकवर्डनेस मानते थे उस समय में। दैट इज़ अ इंटरनेशनल डोमिनेंट आइडियोलॉजी। अब आगे, it was only in the 1990s that the world and the World Bank and the IMF changed its opinion regarding the agriculture sector। लेकिन अब एकाएक क्या हुआ कि 1990 के बाद जो है वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ और वर्ल्ड के जो डेवलप्ड ऑर्डर हैं उन्होंने जो है अपने ओपिनियन को चेंज कर दिया और एग्रीकल्चर अब फॉरवर्ड ऑप्शन हो गया, अब बैकवर्ड ऑप्शन नहीं रह गया। तो आफ्टर द 1990s फोकस ऑन दिस सेक्टर बाय एन इकोनॉमी was no more considered as a sign of backwardness। मतलब 1990 के बाद जो है अब एग्रीकल्चर बैकवर्डनेस का साइन नहीं रहा। 1950 के बाद जो है वो एग्रीकल्चर जो था वो बैकवर्डनेस का साइन था। समझना मेरी बात, अब बात समझते हैं। द सेकेंड वर्ल्ड वॉर हैज प्रोवाइडेड द सुप्रीमेसी ऑफ डिफेंस पावर। और जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ तो उस सेकेंड वर्ल्ड वॉर में डिफेंस पावर एक सुप्रीमेसी बन गई पूरे वर्ल्ड के लिए और डिफेंस को आप बिना इंडस्ट्रियलाइजेशन के आगे नहीं कर सकते थे। इंडिया को अपनी बाउंड्री को प्रोटेक्ट भी करना था। दैट्स व्हाई ही अडॉप्टेड इंडस्ट्री एज अ प्राइम मूविंग फोर्स एट द टाइम। अब क्या हुआ कि अब हम और आगे आते हैं। अ मेजर शिफ्ट टुक प्लेस इन द इंडियन इकोनॉमी थिंकिंग व्हेन गवर्नमेंट अनाउंस इन 2002 दैट from now onwards in place of industry agriculture will be the prime moving force। लेकिन अब क्या हुआ कि 2002 में हमने ये डिसाइड किया कि इंडस्ट्री जो है वो प्राइम मूविंग फोर्स नहीं होगी, एग्रीकल्चर जो है वो प्राइम मूविंग फोर्स होगा। ठीक है, और इसीलिए हमने 10th 5 ईयर प्लान बनाया 2002 से 2007 के बीच में। और जब हमने 2002 से 2007 के बीच में हमने 10th 5 ईयर प्लान बनाया तो उस 10th 5 ईयर प्लान का जो मोटिव था वो यही था कि एग्रीकल्चर को प्राइम मूविंग फोर्स बनाना है। लेकिन प्रॉब्लम क्या हुई कि 2008 में जो है अमेरिका में सब प्राइम क्राइसिस आ गया और जैसे ही अमेरिका में सब प्राइम क्राइसिस आया फिर से मार्केट कोलैप्स कर गया। अब वो जो सब प्राइम क्राइसिस था जिसमें लेहमन ब्रदर्स करके जो बैंक था वो डूबा था, 2011 तक पूरे मार्केट को इन्फेक्ट करता रहा। ठीक है, तो इस वजह से हम एग्रीकल्चर को जो है प्राइम मूविंग फोर्स करके उससे सरप्लस जनरेट करके इंडस्ट्री को आगे नहीं बढ़ा पाए, ये एक रीज़न था। अब बात ध्यान से सुनना कि देखो बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, यही इस पूरे बात का थीम है कि अगर मान लो कि अगर एक एग्जांपल लेते हैं कि 1988 में राजीव गांधी जो है वो चाइना का दौरा करने गए। हम ये बात एकदम मानने के लिए तैयार हैं कि हमेशा से हम चुप रहे हैं चाइना के मैटर में और आज हम चाइना के मैटर में बोलना शुरू कर दिए हैं। ये हमारे लिए अच्छी बात है, हमारे डिप्लोमेसी के लिए भी बहुत अच्छी बात है कि हम हमेशा जो है चाइना के भरोसे रह के काम करते थे, आज हम चाइना के भरोसे रह के काम नहीं कर रहे हैं। लेकिन ये काम अभी हमने क्यों किया, क्यों नहीं हमने ये काम जो है 2014 से ही स्टार्ट कर दिया। जब हमने 2014 में सी जिनपिंग के साथ मीटिंग की, हमने जब उनके साथ बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट किया तो हम तो ये मान के चलेंगे ना कि आपकी भी जो गवर्नमेंट है, जो रूलिंग पार्टी की गवर्नमेंट है, वो उसी प्रीवियस मैथोलॉजी के हिसाब से काम कर रही थी और उस प्रीवियस मैथोलॉजी में जब वो फेल कर गई तो आज वो ब्लेम कर रही है उसके प्रीवियस गवर्नमेंट को। बट आप क्या इतने एक्सटर्नल फैक्ट्स को जानते हैं, इतने एक्सटर्नल ट्रूथ को जानते हैं? नहीं जानते हैं, क्योंकि आप नहीं पढ़ते हैं, आप बस केवल ऐसे ही बोल देते हैं। तो इसीलिए मैंने अपने लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले आपको एक बात बोली थी कि विद इन इनफाइनाइट मिथ्स लाइज एंड एक्सटर्नल ट्रुथ हु सी इट ऑल, कि इस पूरी दुनिया में इतने सारे रहस्य हैं और सबके सच सच ही हैं और सबको कौन देखता है। आज से पौराणों के टाइम में वरुणा देखते थे, लेकिन वरुणा के पास 1000 आंखें थी, इंद्र के पास जो है वो 100 आंखें थी। यू एंड आई ओनली हैव 2 आईज। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, दिस इज विवेक गुरुजी, बाय बाय।